आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कुछ करा दिए थे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, तो आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है और मैं आपको ये भी बताता चलूंगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है और एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो दूसरा रहेगा। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको पता कौन सा है, तो आपको बता देना ये दूसरा है। इससे पहले मैंने आपको करा दिया है, कुछ क्वेश्चन आंसर करा दिए और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर को कराया जाता है, एक प्रश्न में से किस तरीके से करते हो और क्वेश्चन आते हुए भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किस तरीके से करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो समझ में। मैं आपको ये वाली बात है, पहला उसने क्वेश्चन ये बोला है कि किस कथन के अनुसार यानी किसके अनुसार यह कहा गया कि शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है। उसने ये बोला है कि किसके द्वारा ये वाली बात बोली गई है कि शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान होती है। समझ रहे ना। और ये वाली बात मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से आपको समझना है। मैं आपको जो कराने वाला हूँ और मैं आपको ये वाली बात भी बता रहा हूँ कि अगर आपने, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पढ़ाए थे भारतीय दार्शनिक। मैंने आपको कौन पढ़ाए थे, भारतीय दार्शनिक। अब भारतीय दार्शनिक की जब मैं बात करता हूं तो एक आपको पढ़ाना है विवेकानंद, यानी विवेकानंद की आपको डेफिनेशन याद करनी है। दूसरा आपको रविंद्रनाथ टैगोर की डेफिनेशन याद करनी है। तीसरा आपको अरविंद घोष की डेफिनेशन याद करनी है और लास्ट में आपको महात्मा गांधी की। अब उसने देखो यहां से पूछा, पहला ऑप्शन ऑप्शन दिया टैगोर, दूसरा ऑप्शन दिया स्वामी विवेकानंद, तीसरा दिया टैगोर, सॉरी टैगोर, और उसके बाद दिया अरविंद घोष। देखो समझना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ किस तरीके से इनकी परिभाषाओं को आप समझ करेंगे। मान लीजिए ये किसने कहा कि शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो आपको बता देना विवेकानंद। देखो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि जब भी विवेकानंद की बात होगी तो ये समझ लीजिए एक शब्द आएगा अंतर्निहित। अंतर्निहित शक्ति, या फिर ये वाला आएगा दैवीय पूर्णता। किसकी बात होगी, दैवीय। अगर ये दो शब्द आ रहे तो ये समझ लो फिर बात किसकी हो रही है, तो आपको बता देना दो शब्द आ रहे हैं तो विवेकानंद की बात हो रही है। और जो 90% में जो शब्द आता है वो ये वाला शब्द आएगा, यानी अंतर्निहित शब्द अगर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, अंतर्निहित। 80 से 90% में जब भी डेफिनेशन में ये वाला शब्द आएगा तो आपको बता देना विवेकानंद की बात हो रही है। और इन जो हमारे चार भारतीय दार्शनिक हैं, इन चारों में से एक की डेफिनेशन तो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं टैगोर की बात करता हूं तो टैगोर में एक शब्द आपको मिलेगा प्रकृति, और एक शब्द जो मिलेगा आपको बता देना सृष्टि। एक शब्द क्या मिलेगा, सृष्टि। ये वाली बात यहां पर करनी है। लेकिन जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं कि महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको बता देना, तो एक आपको बता देना मन, शरीर और आत्मा। एक तो ये वाला शब्द आपको मिले यार, मन शरीर आत्मा की बात हो, और एक आपको ये वाली बात बता सकता है कि बेसिक शिक्षा, या हस्तशिल्प शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, या क्रिया प्रधान शिक्षा। कौन सी, क्रिया प्रधान शिक्षा। इनकी बात हो तो आपको ये बता देना, और यहां से ये क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। और इन चारों में से एक परिभाषा आएगी आएगी। लेकिन जब हम अरविंद घोष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम अरविंद घोष की बात करते हैं तो एक तो संपूर्ण शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, संपूर्ण शिक्षा शब्द आएगा, या फिर एक समझ लीजिए योग शिक्षा के नाम से आएगा। किससे नाम से आएगा, योग शिक्षा से। अगर जो मैंने ये लिखे, अगर ये शब्द किसी परिभाषा में आपको मिलते हैं
तो राइट आंसर आप उसको लगा सकते हो। सबसे ज्यादा अंतर्निहित वाला और प्रकृति वाला शब्द है। तो हमारा पहले का राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा पहले का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा, विवेकानंद की बात। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है। उसने क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा दर्शन आचरण के 5 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य में विश्वास करता है? कभी कभी तो ये क्रम से लगवाने के लिए पूछे, तो अगर मैं इनको क्रम से लगा दूं, मान लीजिए ये जो ज्ञान है, ये सॉरी, ये अगर मैं इनको क्रम से आपसे पूछे, क्रम से लगवाने के लिए पूछे, तो पहला कौन सा आएगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और कौन सा? ब्रह्मचर्य। ये किसकी बात की उन्होंने? पहला कौन सा दिया? बौद्ध दर्शन। दूसरा कौन सा दिया? जैन दर्शन। तीसरा कौन सा दिया? वैदिक दर्शन। और लास्ट में कौन सा दिया? इस्लाम दर्शन। अब यहां से क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से मैं कितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसको समझना है। अब पहली बात तो ये आपको समझना है कि इनकी बात जो किसने की है, तो आपको पता है इनकी जो बात की वो किसने की, तो जैन दर्शन में। किसने की है? जैन दर्शन में। जैन दर्शन के पंच महाव्रत हैं। ये जैन दर्शन कौन से क्या है, तो आपको बता देना पंच महाव्रत है। अगर आपसे ये वाली बात बोलता है कि पंच महाव्रतों का वर्णन किसमें किया गया, तो आपको क्या बता देना? जैन दर्शन में किया गया। किसमें किया गया, तो आपको बता दें जैन दर्शन में किया गया। लेकिन आपसे ये पूछे कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा, पंच महाव्रत, तो इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ये भी पूछा गया है। अगर पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने जो पंचमा व्रत जोड़ा है वो किसको जोड़ा है, तो आपको बता देना ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? ब्रह्मचर्य को। और ये भी आपको पता है कि जब जैन दर्शन की बात होगी तो जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी आपको समझ लेना। मुख्य उद्देश्य की अगर वो बात करता है तो आपको मुख्य उद्देश्य बता देना कैवल्य की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? कैवल्य की प्राप्ति। और ये जो कैवल्य की जो प्राप्ति होती है जैन दर्शन में, वो आपको किसके द्वारा बतानी है, तो आपको बता देना त्रिरत्न के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिरत्न के द्वारा। अब त्रिरत्न कौन कौन से, इनको भी थोड़ा सा समझिए आप। सम्यक दर्शन, एक होता हमारा सम्यक दर्शन, एक होता हमारा सम्यक ज्ञान, और एक होता हमारा सम्यक चरित्र। एक कौन सा होता हमारा? सम्यक चरित्र। अगर आपसे पूछे त्रिरत्न का प्रयोग किसमें किया गया, तो आप बताना जैन दर्शन में। जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति जो होती है त्रिरत्न के द्वारा होती है, ठीक है। पंच महाव्रतों की बात करते हो, किसकी बात करें हम? जैन दर्शन की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि वैदिक काल में जो होता था उसका मुख्य उद्देश्य क्या, तो आपको ये वाली बात बतानी। एक तो ये धर्म प्रधान शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी, तो आपको बता देना धर्म प्रधान शिक्षा। कौन सी शिक्षा थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। और एक बात ये आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ की जाती थी तो यहाँ पर संस्कार होते थे। प्रारंभ होती थी शिक्षा तो यहाँ पर संस्कार होते थे। अब वो संस्कार कौन से हैं, थोड़ा आप उन संस्कार को समझेंगे। दो संस्कार होते थे। पहला होता था उपनयन संस्कार, पहला होता था उपनयन संस्कार। और दूसरा जो होता था वो होता था समापवर्तन संस्कार। दूसरा कौन सा होता था? समापवर्तन संस्कार। अगर आपसे यहां पर यह भी पूछ ले कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास ले जाना। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना घर लौटना। क्या है? घर लौटना। आपको समझना है। बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, तो आपको बता देना कर्म प्रधान शिक्षा थी। कैसी थी, तो आपको बता देना कर्म प्रधान शिक्षा थी। अब बौद्धकालीन शिक्षा में दो संस्कार होते थे। कौन कौन से होते थे, तो आपको पता है यहाँ पर जो संस्कार की बात होती है, क्योंकि संस्कार यहाँ से पूछे भी जाएंगे, तो आपको दो संस्कारों की बात होगी। एक होता है पवज्जा, यानी पवज्जा संस्कार, और दूसरा जो होता है वो होता है उपसंपदा संस्कार। दूसरा कौन सा होता है हमारा? उपसंपदा संस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको क्या बता देना? बाहर जाना। क्या बता देना? बाहर जाना। क्लियर बात है। लेकिन जब हम इस्लाम दर्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम इस्लाम दर्शन की बात करते हैं
तो आपको यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एक बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। क्या होती थी? बिस्मिल्लाह रस्म। ये भी पूछा गया है। जिसका समय कितना होता था? तो आपको बता दें 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। और यहाँ पर जो केंद्र हुआ करते थे, जो पढ़ाई हुआ करती थी, वो 2 हुआ करते थे। एक होता था हमारा मकतब और एक होता था हमारा मदरसा। अब आपसे ये पूछे मकतब किस शिक्षा से संबंधित है, तो आपको बताएंगे प्राथमिक से। किससे? प्राथमिक। और मदरसा किससे संबंधित है? तो आपको बता देना उच्च शिक्षा से संबंधित। यानी इस एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे क्वेश्चनों को क्लेरिफाई कर दिया। अब इस सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य हमारे पंच महाव्रत हैं, जो जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने बताई। लेकिन आपसे ये वाली बात पूछी कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पंचमा व्रत किसको बताया है, तो आपको बता देना ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। और जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति जो होती है वो त्रिरत्न के द्वारा होती है। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात करती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको बौद्ध दर्शन की बात की। किसकी बात की? बौद्ध दर्शन की। अब बौद्ध दर्शन में आपको 2 चीज और पढ़ लेनी है कि एक तो 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? तो आपको बता 4 आर्य सत्यों का। और एक आपको बता देना अष्टांग मार्ग का प्रयोग किया गया। एक किसका किया गया? तो आपको बता देना अष्टांग मार्ग का प्रयोग किया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन जब हमारा 100 नंबर का वो सेकंड पेपर आएगा और 50 नंबर का हमारा फर्स्ट पेपर आएगा, तो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके से बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? देखो समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये है, जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन की किस समस्या से संबंधित होते हैं? अब यह समस्या या समस्या की जगह अगर वो आपसे ये वाली बात बोले कि मीमांसा, तो मीमांसा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मीमांसा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मीमांसा की। पहला कौन सा हमारा? तत्व शास्त्र की बात कर रहा है, ज्ञान शास्त्र की बात कर रहा है, मूल्य शास्त्र की बात कर रहा है, विश्व शास्त्र की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? वो मूल्य की बात कर रहा है। तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि ये मूल्य शास्त्र से संबंधित होती है। लेकिन आपको समझना है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर मीमांसा की बात करूं, किसकी बात करूं? मीमांसा की। तो आपको समझना है हमारी मीमांसा ऑल ओवर जो कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। इसमें मान लीजिए पहली कौन सी हमारी? तो आपको बता देना तत्व मीमांसा है। दूसरी हमारी कौन सी है? तो आपको बता देना ज्ञान मीमांसा है। तीसरी जो आपको बता दे वो कौन सी हमारी? मूल्य मीमांसा है। लास्ट में कौन सी? तो आपको बता देना तर्क या आचार मीमांसा। यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब तत्व मीमांसा क्या करती है? तो आपको बता देना सत्य का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? तो आपको बता सत्य का ज्ञान कराती है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान से संबंधित होती है। ज्ञान से संबंधित होती है। मूल्य मीमांसा ज्ञान चयन के मानक और ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन। यहां से क्वेश्चन उससे से ये तो पूछा है। अब मान लीजिए मूल्य मीमांसा की बात करें, लेकिन एक और तरीके से मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि तत्व मीमांसा क्या करती है? हमारे शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करती है। क्या करती है? तो आपको बता देना शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ज्ञान मीमांसा क्या करती है? तो आपको बता देना शिक्षण विधियां निर्धारित करती है। क्या करती है? तो आपको बता देना शिक्षण विधि निर्धारित करती है। मूल्य मीमांसा क्या करती है? तो हमारा शिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। और मूल्यों की बात करें तो आपको बता देना है कि अगर ज्ञान की बात करता तो हम ज्ञान शास्त्र की बात कर, अगर सत्य की बात करता तो हमें किसकी बात करते? तत्व मीमांसा। और यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हुआ है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आदर ये किसकी बात कर रहा है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम आदर्शवादी शिक्षा की बात करते हैं, उन्होंने किसकी बात बोली? तो आपको बता आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। आदर्शवाद के जनक कौन? इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला उसने दिया आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन या प्रयोजनवाद। अब इसमें मान लीजिए अगर हम आदर्शवाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आदर्शवाद की। समझना
तो आपको इसके जनक कौन बताने, तो आपको बता देना प्लेटो इसके जनक बताने। इसके जनक कौन है? प्लेटो बताने। अब मान लीजिए अगर मैं आदर्शवाद के ऑल ओवर की बात करता हूं तो पहले तो आपको ये बता देना भगवान में आस्था। वो ये कहता है संसार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो आपको बता देना भगवान से हुआ है। और या फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। किसकी बात करता है? आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। समझना। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। किसकी बात करता है? तो आपको बता देना सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। ये हमेरा मन और विचार की बात करता है। किसकी बात करता है? मन और विचार की बात करता है। ये हमेशा आत्मानुभूति की बात करता है। किसकी बात करता है? आत्मानुभूति की बात करता है। एक और चीज अगर मैं आप लोगों से ये वाली बात बोलूं कि ये विभिन्नता में एकता की बात करता है। किसकी? विभिन्नता में एकता की बात करता है। किसकी बात करता है? एकता की। और ये शिक्षण उद्देश्यों की बात करता है। किसकी बात करता है? शिक्षण उद्देश्यों की बात करता है। तो इसमें आत्मानुभूति हमारा ये रहा, हमारा राइट आंसर ये वाली बात हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर प्रयोजनवाद की बात करेगा तो वो व्यवहार की बात करेगा। किसकी बात करेगा? व्यवहार की बात करेगा, या क्रिया की बात करेगा, या समाज की बात करेगा। शारीरिक विकास की जब भी कोई बात करे तो आपको बता देना प्रकृतिवाद बात करेगा। कौन करेगा? प्रकृतिवाद इसके बारे में बात करेगा। तो ये आपको समझनी है कि एक एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चनों को बात कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं, ये वाली बात यहाँ पर किसी क्वेश्चन कर दिया। अब आदर्शवाद अगर आपने ये सारा सिस्टम आपने देख लिया कि वो किस तरीके से आपको बता रहा है तो आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो आत्मानुभूति आदर्शवाद की बात करें तो ये आपको समझना। और प्रयोजनवाद की जब भी बात होगी तो ये समझ लो सामाजिक और प्रजातांत्रिक की बात करेगा। किसकी बात करेगा? प्रजातांत्रिक की बात करेगा। ये छोटे छोटे शब्द है ना, ये आपको अगर याद होंगे ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन के फैक्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर मैं आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन भी कराऊंगा कौन कौन से छांटने होते हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और मेरा क्वेश्चन करने का तरीका अगर आपने समझ लिया तो पहली बार में नेट पास हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो ये मिलान करवा लेने के लिए आया है, मिलान करना है, समझना है। मैंने क्या बोला कि मिलान करने के लिए भी आपको थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए उसने पूछा है कि निम्न सूची ए के नामों को सूची बी के नामों से सही मिलान कीजिए। देखो टाइम बचाने के लिए, अगर मान लीजिए मुझे टाइम बचाना तो मुझे किस तरीके से करना है। मान लीजिए मुझे पता है कि जैन दर्शन का वो कौन है? महावीर स्वामी है। अब डी का पहला किस में? देखो डी का पहला इसमें मिल गया। इसका राइट आंसर कौन सा? सी है। हो गया। अब मुझे सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मुझे ये पता है कि जैन दर्शन के जनक कौन है? महावीर स्वामी। और डी का पहला मुझे एक ही इसी में मिल रहा है। डी का पहला मुझे ऐसी मिला, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब राइट आंसर आपको मिल गया। अब देखो डी का पहला, पहले कौन सा? सांख्य दर्शन के जनक कौन है? आपको पता है कपिल मुनि है। दूसरा वेदांत दर्शन के जनक कौन है? शंकराचार्य, आपको पता है। बौद्ध दर्शन के जनक कौन है? महात्मा बुद्ध है, आपको पता है। और हो गया पांच, किसी में है नहीं। मैंने आपको पहली बार में, जब भी मिलान करने के क्वेश्चन आते तो जो मैंने किस तरीके से किया, दोबारा समझिए इसको, मैंने किस तरीके से किया इसको समझना। मेरे करने का तरीका थोड़ा सा आप समझना। मान लीजिए ये मुझे मिलान करने के लिए दिया गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जैन दर्शन के जनक कौन है, तो आपको पता है कि सर महावीर स्वामी है। अब मुझे डी का पहला देखना सभी ऑप्शन में, तो मैंने देखा डी का पहला इसमें नहीं, डी का पहला इसमें, डी का पहला सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में मिल रहा है। राइट आंसर लगा दे, मुझे और को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समय बच गया। आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे मिलान करने वाले। अब मान लीजिए मुझे डी का पहला एक ही ऑप्शन मिला है तो मैं और सभी को क्यों पढ़ूं। अब इसमें सांख्य दर्शन के जनक कौन बताएं? कपिल मुनि। वेदांत दर्शन के जनक शंकराचार्य। बौद्ध दर्शन के जनक कौन है? गौतम बुद्ध। हो गया बोले राइट आंसर, हो गया राइट आंसर। और थोड़ा सा इसको और मैं राइटिंग करूं तो सांख्य दर्शन को अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बता देना इन्होंने सतकारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यकारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने। इनका सूत्र की बात करें तो आप बता देना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
समझना, एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है किस तरीके से बात करें। जैन दर्शन को बैरागी दर्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैरागी दर्शन। और सांख्य दर्शन को प्राचीन दर्शन बोलते हो। और ये क्वेश्चन पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, जिसको मैं देकर आया था कि भारतीय षट दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो आपको कौन सा बताना था? सांख्य दर्शन बताना है, ठीक है। अब बौद्ध दर्शन को आपको क्या पता है? बौद्ध दर्शन सबसे ज्यादा मानने वाला ज्यादा, और इसमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो आपको पता है निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जैन दर्शन में आपको पता किसकी प्राप्ति होती है? तो आपको पता कैवल्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये एक एक क्वेश्चन से मैंने आपको कई क्वेश्चन समझा दिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मिलान वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है ये आपको समझा, मैंने आपको बता दिया समय बचाने के लिए। हमें पता डी का पहला पहले मिलेगा, राइट आंसर आप हटा दीजिए और सबको पढ़ना ही नहीं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत सीखने की, ये इसको थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट डालेंगे, थोड़ा सा आप इसको इंपोर्टेंट डालेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, देखो सतत सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या? सतत का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बता देना निरंतर। क्या है? निरंतर सीखने की संकल्पना। अशिक्षित लोगों की अत्यधिक संख्या को, अशिक्षित लोगों की अत्यधिक संख्या को शिक्षित करने की आवश्यकता है। लोगों की अधिक सीखने की इच्छा है। ज्ञान का गतिक विकास, अपने आप को नवीनतम ज्ञान से अवगत कराने की आवश्यकता की बात है। अब इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं। किसके राइट आंसर की बात करते हैं? इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? समझ रहे? देखो अशिक्षित लोगों, बिल्कुल गलत बात है। अशिक्षित लोगों की तो बिल्कुल, लोगों की अधिक संख्या सीखने की अच्छा, बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान का गतिक विकास, यानी जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू पर सीखते हैं, जीवन के प्रत्येक पहलू पर सीखना। और इसकी जो आपको पता है, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? सी राइट आंसर होगा। क्योंकि आपने एक मूल्यांकन पढ़ा होगा CCE, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। और आपको ये वाली बात पता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? CBSE के द्वारा दिया गया। तो ज्ञान का गतिक विकास करने के लिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते। ये हमारा बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो आगे, शिक्षा के समाज शास्त्र में निर्धारित है। शिक्षा के सामाजिक शास्त्र में निहित है सामाजिक संबंध जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभव प्रदान करता हो सकता है। देश में सामाजिक विकास, समाज और व्यक्ति से संबंध, और व्यक्ति का समाज से संबंध। कौन सा राइट आंसर? समाज शास्त्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि समाज शास्त्र, अगर इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना ऑगस्ट कॉम्टे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक कौन है, शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना जॉर्ज पेने हैं। कौन बताने? जॉर्ज पेने। समझी संबंध जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभव प्रदान करना है। ये वाला बी वाला हमने हटा दिया, समाज और उसके व्यक्ति से संबंध या व्यक्ति का समाज से संबंध, ये वाला हटा दिया। या तो ए वाला होगा या सी वाला होगा। सामाजिक संबंध जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, ये समाज और व्यक्ति से संबंध। तो आपको पता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा समझना इस वाले क्वेश्चन को। स्कूल की सामाजिक संस्था की संकल्पना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निहित है? यानी अगर हमें स्कूल की क्या बनाना है? सामाजिक संस्था बनाना है। आपने जॉन डीवी का नाम सुना होगा। आपने जॉन डीवी का नाम सुना होगा। जॉन डीवी ने क्या कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है।
और यही वाली बात कर रहा है कि स्कूल के सामाजिक संस्था की संकल्पना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यचर्या का आयोजन सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में होना चाहिए, हो सकता है। पाठ्यचर्या का आयोजन ज्ञान के विकास के संदर्भ में होना चाहिए। पाठ्यचर्या का आयोजन बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। पाठ्यचर्या का आयोजन स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। एक तो ये हटा दिया, पाठ्यचर्या का आयोजन ज्ञान के विकास के, इसमें ये हटा दिया। पाठ्यचर्या का आयोजन सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में होना चाहिए, ये बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता। जबकि बात किसकी कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत आवश्यकता तो वैसे नहीं हो सकती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। पाठ्यक्रम का आयोजन सामाजिक मूल्यों के, यानी जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो समाज के मूल्यों को ध्यान में रखकर हमें बनाना है। किसको ध्यान में रख के बनाना है? समाज के मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाना है। लेकिन जब हम जॉन डीवी की बात करते हैं तो जॉन डीवी ने विद्यालय समाज का लघु रूप का है और इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या बताना है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का बताना है। तो आपको समझ लेना कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, बस जल्दबाजी मत करिएगा, बस समझिएगा वो क्वेश्चन किस तरीके हिसाब से पुटअप कर रहा। प्रैक्टिस सेट में लेके आऊंगा शायद 2-3 तारीख के बाद आराम से प्रैक्टिस सेट लेके आने। आगे चलते, देखो निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ठीक भी है, और जब मैंने आपको क्रिएटिविटी और प्रतिभाशाली पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, यानी सही कथन की आपको पहचान करनी है। निम्नलिखित में से सत्य कथन, सृजन होने के लिए कुछ स्तर की बुद्धि की आवश्यकता होती है, ये ठीक है। उच्च बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति उच्च स्तर की सृजनात्मकता रखता है, ये भी ठीक है। देखते हैं, निम्न स्तर की बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। बुद्धिमत्ता तथा सृजनशीलता एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों में संबंध क्या होता है? मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, अगर समझ में आपका रहो कि सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताया थी, किसी बालक के सृजनशील होने के लिए उसका प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, तो आपको बताया मैंने नहीं। और प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, तो कुछ हद तक नहीं हो सकता। तो ये आपको ये वाला थोड़ा सा सही हमें लगता है कि ये वाला। अब आपकी समझ में कैसे आएगा कि मान लीजिए एक जो सृजनशील बालक है, इसका जो आईक्यू है वो कितना माना गया है? तो आपको पता है 90 से 110 माना गया है। जब कोई प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू माना जाता है वो आपको पता है 140 से अधिक माना जाता है। किससे माना जाता है? 140 से अधिक माना जाता है। तो आपको ये बता कि प्रत्येक सृजनशील वाला प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, आप मना करते नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से ये समझाऊं कि कुछ प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकते हैं, आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि कुछ प्रतिभाशाली बालक, कुछ प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकते हैं। ये ठीक है। अब सृजनशील होने के लिए कुछ इस तरह की बुद्धि आवश्यक है, ये वाली बात ठीक है, क्योंकि 90 से 110 हमारे यहाँ पर उच्च बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति उच्च स्तर की सहनशीलता रखेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाली सेंटेंस लिखा तो ये भी गलत हो रहा है। निम्न स्तर की बुद्धि वाला व्यक्ति सहनशील बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ये समझना है कि अगर एक प्रतिभाशाली बालक है तो उसमें से कुछ बालक सहनशील बालक नहीं हो सकते। और अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि अगर सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक में संबंध, यानी अगर क्रिएटिविटी बालक और एक प्रतिभाशाली बालक संबंध कितना पाया था, तो आपको पता है 0.3 से लेकर 0.6 के बीच में। यानी अगर किसी बालक में बुद्धि का आईक्यू 0.3% है तो उसमें क्रिएटिविटी कितनी होगी? तो आपको बता देना 0.6 के बीच में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, इसको समझना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि इंपोर्टेंट भी डाला था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टी परीक्षण किसके अंतर की सार्थकता का परीक्षण कर सकता है। टी परीक्षण जो होता है किसके अंतर की सार्थकता का परीक्षण कर सकता है? पहला, दो मध्यमानों के मध्य, दो सहसंबंध गुणों के मध्य, दो मानक विचलनों के मध्य, उपरोक्त सभी के अंतर। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो हेडिंग है वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है
कि टी परीक्षण का प्रयोग दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता का जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा दो मध्यमानों के बीच जो अंतर की सार्थकता है उसको जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ रहा है, तो आपको बता रहा है टी परीक्षण का प्रयोग करना पड़ता है। आगे चलते हैं। अब देखो फिर आ गया ये जो आपको मिलान वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप देखना है अगर एक ही मिल जाए तो आप एक ही से कर सकते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का सही मिलान कीजिए। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो थर्स्टन और कैली ने बताई है, अगर प्राथमिक मानसिक योग्यता की बात करें तो ये किसने बताई है, तो आपको बताइए थर्स्टन और कैली ने बताई है। ठीक है, अब हमें देखना बी का पांचवा किसमें है, बी का पांचवा तो सब में, तो इसमें नहीं है तो इसको तो मैंने काट दिया। अब देखते हैं आत्मसिद्धि जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो आपको पता है मैस्लो का जो परीक्षण मैंने आपको बताया था, मैस्लो का जो परीक्षण था जिसमें अब्राहम मैस्लो ने 5 सिद्धांत बताए थे। वो 5 सिद्धांत होते हैं शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता और ये। अब इसमें देखना तीसरे का पहला किसमें है, तीसरे का पहला सिर्फ इसमें है। राइट आंसर हो गया हमारा, हो गया। बाकी किसी को देखने की जरूरत पड़ी, पहले वाले में क्या होता है हमें एक को देखने की जरूरत पड़ी थी और यहाँ पर सिर्फ हमने दो देखा। अब तीसरे का पहला सिर्फ इस वाले ऑप्शन में तो हटा दिया। अब उसके बाद इसमें पहले का कौन सा करा, अंतर्मुखता, अंतर्मुखता पहले का कौन सा करा, दूसरा कह रहा हो गया, और दूसरे का कौन सा करा मैंने आपको बता दिया, तीसरे कौन सा करा और चौथे का कौन सा करा, तीसरा करा। क्योंकि ये वाला जो परीक्षण मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रगामी जो परीक्षण होता है ये कौन से बालकों के लिए प्रयोग किया था, तो आपको बताया ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किया था। किसके बालकों के लिए प्रयोग किया था, प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किया था। और ये पता है मैस्लो ने कौन से पद बताए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं मैस्लो के पद कौन कौन से। यहां पर अगर शुरू से हम बात करेंगे, पहला बताया इन्होंने शारीरिक, शारीरिक मांग। उसके बाद जो इन्होंने दूसरा बताया था वो बताया था सुरक्षा की मांग। उसके बाद तीसरा जो उन्होंने बताया था समाज की मांग, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, मध्य स्तर कौन सा है। उसके बाद इन्होंने चौथा बताया था सम्मान की मांग, और इन्होंने जो लास्ट में बताया था वो बताया था आत्मसिद्धि। वो कौन सा बताया था, आत्मसिद्धि। और इसको इन्होंने उच्च स्तर माना था और इसको इन्होंने निम्न स्तर माना था और इसको इन्होंने मध्य स्तर माना था। और ये वाला क्वेश्चन पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से हमें कर रहे हैं वो बस आपको देख लेना। तो मान लीजिए एक मिल रहा है तो पहले उससे ठीक है, अगर एक नहीं मिल रहा तो दूसरा जो मिल रहा है उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था किस तरीके से। फ्राइड फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि कौन सा है, मन की संरचना किस तरीके से, और मैंने आपको इसका क्रम भी बताया था। पहला उसने दिया अत्यहम, इदम, अहम, इदम, अहम, अत्यहम, अहम, अत्यहम, इदम, इदम, अत्यहम, अहम। अगर मैं आपको फ्राइड की संरचना की बात करता हूं, अगर हम फ्राइड की संरचना की बात करते हैं तो आपको बता देना पहला इन्होंने कौन सा बताया था, इड। दूसरा कौन सा बताया था, तो आपको बता देना ईगो। तीसरा कौन सा बताया था, आपको बता देना सुपर ईगो। कौन सा बता, सुपर ईगो। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना इदम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना अहम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बता देना परा अहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परा अहम बोलते हैं। यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसकी बात हो रही। तो यहाँ पर इन तीनों को आप क्रम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्रम की बात करी। तो देखो अत्यहम इसमें पहला नहीं है, इदम, अहम, परहम। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कौन सा है, तो आपको ये वाली बात है अहम, एदम और पहम, बस आपको समझना है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मन की संरचना का जो आधार बनाया था, ये जो मन की संरचना का आधार बनाया था वो बर्फ के टुकड़े को बनाकर बताया था। एक बर्फ का टुकड़ा लिया था और उस टुकड़े को किस तरीके से, आपको पता है मैंने इसका डायग्राम भी आपको बताया था। समझना डायग्राम क्या बताया था मैंने आपको, इस तरीके से बताया था। ये एक तरीके से ये होता है, ये मैंने डायग्राम बताया था और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने इसको क्या माना था, अचेतन। क्या माना था, अचेतन। और इस वाले को क्या माना था, अर्धचेतन। क्या माना था, अर्धचेतन।
और इसको क्या माना था इन्होंने, चेतन माना था। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पीजीटी में पूछा गया है और ये संरचना कई बार पूछी गई है। तो आपको समझना है कि वो किस तरीके से आपको पूछ रहा है। फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है, तो आपको पता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। और फ्रायड की मूल प्रवृत्तियों की भी बात हुई है, मूल प्रवृत्ति की बात होती है तो आपको बता देना है। जो मूल प्रवृत्ति की बात हुई तो यहां से क्वेश्चन भी पटा हुआ था, दो बताई थी। एक बताया था जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा बताया था मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, एरोस भी बोलते हैं या जिजीविसा भी बोलते हैं। इसको हम थैनाटाइस भी बोलते हैं। समझना आपको बस किस तरीके से आपको पूछ रहा है। फ्रायड की रक्षात्मक युक्ति भी बात करते हैं, तो इन सब की हम बात करते हुए क्लियर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कैसे बंद हो गया, वीडियो तो पूरी जाएगी ना। अब इसको देखते गैने को। गैने का आपको समझना क्या है, उन्होंने बोला गैने का क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समवर्ग गैने के अधिक्रम अनुक्रम से संबंधित नहीं है। अगर हमें गहने की बात करते तो गहने ने कितने प्रकार बताए, तो आपको बता देना 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 8। देखना कौन कौन से इसमें नहीं बताया, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सा बताया इन्होंने, नहीं बताया। पहला इन्होंने बताया था संकेत अधिगम, दूसरा इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा इन्होंने बताया था श्रृंखला अधिगम, उसके बाद इन्होंने बताया था शाब्दिक अधिगम, उसके बाद इन्होंने बताया था विभेदात्मक अधिगम, उसके बाद इन्होंने कौन सा बताया था, विभेदात्मक अधिगम, उसके बाद इन्होंने बताया था संप्रत्य अधिगम, उसके बाद इन्होंने बताया था सिद्धांत अधिगम, और उसके बाद इन्होंने बताया था समस्या समाधान अधिगम। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये चलते किस तरीके से, तो आपको बता देना इस तरीके से चलते। इसको इन्होंने क्या माना है, तो आपको पता है इनको इन्होंने निम्न माना, और इसको क्या माना, तो आपको पता उच्च माना। क्या माना, उच्च। अब देखो श्रृंखला इसमें है, बिल्कुल ठीक है, श्रृंखला वाला कहां, ये वाला है। संप्रत्य अधिगम ये वाला, ये रहा। समस्या समाधान है, कौन सा नहीं माना है, प्रतीकात्मक साक्षर की बात करते हैं। और इनकी अगर गहने की पुस्तक की बात करें तो आपको कौन सी पुस्तक बता दें, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। समझना, गहने से क्वेश्चन हर बार सपोर्ट अप हो रहा है, ये वाली बात आपको इनका क्रम भी याद कर लेना है। कौन सा अधिगम नहीं बताया, तो ये वाला अधिगम नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने से, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना शिक्षा का एक स्तंभ है, इसको निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात होगी तो ये समझ लिए यहाँ पर इकोनॉमी की बात होती है। किसकी बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है। लेकिन क्या कह रहा है, दूसरों के शांतिपूर्वक रहने की, तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, समाजशास्त्र की बात हो रही है। दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने की बात करते हैं तो कौन सा आएगा हमारा, समाजशास्त्र की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर आ गया मिलान वाला। मिलान वाले में इसमें से करा रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। मिलान वाले की बात करते, देखो सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। मान लीजिए एक गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या किसने। अब द रिपब्लिक किसकी है, तो हमें पता सब ये प्लेटो की है। द रिपब्लिक किसकी, प्लेटो की है। डी का दूसरा किसमें, डी का दूसरा एक तो इसमें है और एक इसमें, तो इसका मतलब इनको हटा दें हम, इनको हटा दें। ठीक है, अब हमें देखने गीतांजलि किसकी है, गीतांजलि टैगोर की होगी। टैगोर कौन से, पहले का चौथा किसमें,
देखो ये रहा, पहले का कौन सी में, तो पहले का आपको पता चौथा, और पहले का चौथा किस में, तो ये पता ये वाला हमने काट दिया था, और पहले का चौथा ये वाला हमने काट दिया, बी राइट आंसर हमारा हो गया। लो भाई तीसरा वाला मैंने काट दिया, सब हमें ये वाली बात पता चली, पहले का चौथा, दूसरे को कौन सा महात्मा गांधी ने दिया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके, रूसो की, किसके, रूसो की। तो आपको क्या पता, मतलब मैंने आपको दो ऑप्शनों से सारे आंसर लगा दिए, मुझे पता द रिपब्लिक किसकी, प्लेटो की है, डी का दूसरा किसमें, एक तो इसमें था और एक इसमें था, फिर उसके बाद गीतांजलि किसके, टैगोर की है, पहले का चौथा कौन सा, पहले का चौथा इसमें, पहले का चौथा इसमें, जबकि ये वाला मैंने काट दिया था, तो हम इसको क्यों लगाएंगे, एक हो गया राइट आंसर। ये हमारे समय बचाने के लिए, कभी कभी पूरा क्वेश्चन एक ही ऑप्शन से मिल जाता है, आगे भी मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन ये कराने का मेरा रीजन क्या है कि मैं आपको एक ये बता रहा हूं कि किस तरीके से हम समय बचा सकते हैं पेपर करते समय। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन से मिलेगा, मतलब डी का पहला दूसरा और पहले का तीसरा चौथा, सॉरी, समझ रहे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शून्य परिकल्पना अमान्य हो जाती है जबकि वह सत्य है व्यक्त करती है कौन सी त्रुटि, या तो प्रथम प्रकार की त्रुटि होगी, देखो प्रथम प्रकार की त्रुटि या द्वितीय प्रकार की त्रुटि की बात कर रहा है। मैं अगर यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है। देखो, जब सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, तो ये समझ लो टाइप एरर 1 होती है, प्रथम प्रकार की त्रुटि। जब गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, किया, तो द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है। अब देखो इसमें क्या है, शून्य परिकल्पना अमान्य हो जाती है जबकि वह सत्य है, तो कौन सी त्रुटि की बात कर रहा है, प्रथम प्रकार की त्रुटि की बात कर रहा है, राइट आंसर हो गया। जब गलत परिकल्पना शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाए, अमान्य का मतलब क्या होता है, अमान्य का मतलब क्या होता है, अस्वीकार, अमान्य परिकल्पना का क्या मतलब होता है, अस्वीकार होता है। ये थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि से आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। समझ लेना आप किस तरीके से आपको क्वेश्चन सही करना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया है, कल एप्लीकेशन क्लास है उसमें पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन। समतुल्यता विधि निम्नलिखित में से किसका एक पक्ष है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूं, आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आराम से समझ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाई थी विश्वसनीयता की विधि, क्या पढ़ाई थी, विश्वसनीयता की विधि। इसकी विधि मैंने आपको कितनी पढ़ाई, 4 पढ़ाई थी। पहला पढ़ाया था मैंने परीक्षण, पुनः परीक्षण विधि। दूसरा मैंने आपको पढ़ाई थी समांतर प्रारूप विधि। तीसरी जो मैंने पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी अर्ध विच्छेदन विधि। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे युक्ति परक समानता विधि। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसको मैंने बताया था कि इसको मैं स्थिरता गुणांक के नाम से भी जानता हूं।
इसको मैं तुल्यता गुणांक के नाम से भी जानता हूं। इसको मैं आंतरिक संगति गुणांक के नाम से, आंतरिक, और इसको मैं कूडर रिचर्डसन विधि के नाम से भी जानता हूं। और इसमें पूछ क्या रहा है, समतुल्यता यानी तुल्यता गुणांक, और तुल्यता गुणांक कहां लिखा हुआ ये, और ये संबंधित किससे, विश्वसनीयता थे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया उसने, किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में आ रहा है ना। बस मैंने आपको कल वाली क्लास में ये वाली बात बोली, बस आपको समझना है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप, उसने यहां से विधि ली, जबकि ये विधि इसको इसके नाम से भी, इसको इसके नाम से, इसको इसके, और इसको इसके नाम से भी जाना। जब तक आप समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, और पेपर आपके नोटबुक से आएगा जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है, बस पढ़ने का काम आपका है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपकी नोटबुक से सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से आ रहा है। आगे चलते हैं, देखो उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति को चयन के समान अवसर इस पद्धति से मिलते हैं। अब मान लीजिए हमारा यहां पर न्यायदर्श की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यायदर्श की बात कर रहा है, सैंपल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सैंपल की। और मैंने आपको सैंपल कितने प्रकार के पढ़ाए तो आपको बता देना, सब दो प्रकार के पढ़ाए। कितने प्रकार की बात कर रहे हैं, दो प्रकार की। एक होता संभाव्य और एक होता असंभाव्य। संभाव्य क्या क्या होता है, तो आपको बताना प्रत्येक व्यक्ति के चयन की संभावना, प्रत्येक व्यक्ति के चयन की संभावना। और अगर जब हम इधर बात करते हैं तो संभावना का कोई स्थान नहीं। तो किसमें बात हो रही, तो आपको पता सर संभाव्य में हो रही है। संभाव्य किसके अंतर्गत आ रहा है, कहां है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनके अंतर्गत जो प्रकार आते हैं, इनके प्रकार आपको अच्छे से पढ़ लेने। जिस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पुटअप हुआ है, उस तरीके के इसके प्रकार से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आपको इनके प्रकार से भी क्वेश्चन आप कर लेना। मैं अगर संभाव्य के यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर मान लीजिए संभाव्य के मैं लिख दे रहा हूं, पहला कौन सा, साधारण यादृच्छिक। दूसरा कौन सा है, तो आपको बता देना क्रमिक न्यायदर्श है। तीसरा कौन सा है, तो आपको बता देना क्रमबद्ध या स्तरीकृत। उसके बाद आपको लिख देना समूह न्यायदर्श। उसके बाद आपको लिख देना बहुस्तरीय न्यायदर्श। और उसके बाद आपको लिख देना बहुरूपी न्यायदर्श। इनको आप याद कर लेना, इनसे हटके जो आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो असंभाव्य न्यायदर्श के अंतर्गत। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ, लास्ट ईयर भी कई बार पुटअप हुए, लास्ट ईयर से भी देखोगे तो पुटअप हुआ, समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड, निम्नलिखित में कौन सा मापदंड बिल्कुल शून्य बिंदु का होता है। यानी ये मापन के चार स्तरों की बात कर रहा है, नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात। तो मान लीजिए अगर मैं आपको मापन के स्तर की बात करता हूं, तो कितने, तो आपको बता दें चार हैं। और चारों को अगर मैं क्रम से बात करता हूं, क्रम से, पहला कौन सा आएगा, तो आपको बता देना नामित आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, तो आपको बता देना क्रमित आएगा। तीसरे की बात करें तो कौन सा आएगा, अंतराल आएगा। चौथे की बात करें तो आपको बता देना अनुपात आएगा। कौन सा आएगा, अनुपात आएगा। और ये क्रम से भी पूछा जा सकता है।
थोड़ा सा उसने पूछा किस तरीके से, इसको समझे। मान लीजिए नामित को हम वर्गीकरण स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण स्तर भी बोलते हैं और निम्न स्तर भी बोलते हैं। क्रमित को हम पदांकन मापने भी बोलते हैं। अंतराल में शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है, वो यहां से क्वेश्चन पूछा उसने। अनुपात को हम उच्च स्तर भी बोलते हैं और शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है। और ये वाली बात कौन सी कर रहा है? ये वाली बात कर रहा है। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? इसके अंतर्गत अनुपात कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर ये हो गया। और अगर आपसे ये वाली बात पूछे, ये बताए किसने मापन के 4 स्तर, तो आप बता देना स्टीवेंसन ने बताए। किसने बताया? स्टीवेंसन ने बताया। समझ रहे ना किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्रम से पूछा, क्रम से बता देना, मैंने चारों को आपको लिख दिया। निम्न पूछे, उच्च पूछे, क्लियर है। आगे देखो यहां पर थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सत्य वह है जो प्रत्यक्ष से देखा जा सके। किसके द्वारा अनुसार है? पहला प्रकृतिवाद, व्यवहारिकवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। कौन से की बात हो रही है? सत्य वह है जो प्रत्यक्ष देखा जा सकते। और अगर मैं आपको यहां पर एक दूसरे तरीके से बात करूं, तो ये व्यवहारिकवाद का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बता दूंगा प्रयोजनवाद। क्या है? प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद हमेशा एक तो प्रयोग की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रयोग की बात करता है, या क्रिया की बात करता है, या समाज की बात करता है, या प्रजातंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रजातंत्र की बात करता है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। अस्तित्ववाद जो होता है वो किसकी बात करता है? तो आपको बता देना है, यह स्व की बात करता है, यह सम्मान की बात करता है। किसकी बात करता है? यह सम्मान की बात करता है। क्लियर बात है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं यथार्थवाद किसकी बात करता है, तो आपको बता, वस्तु की बात करता है, विज्ञान की बात करता है। किसकी बात करता है? विज्ञान की बात। प्रकृतिवाद जो होता है वो हमेशा प्रकृति की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रकृति। सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? यथार्थवाद, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर एक तरीके से। आगे चलते हैं। अच्छा, समतुल्यता विधि वाला थोड़ा रिपीटेड हो गया। समतुल्यता विधि किसके अंतर्गत, जो मैंने अभी करा था, समतुल्यता विधि किसका एक पक्ष है? तो मैंने अभी पढ़ा दिया था विश्वसनीयता का। देखो मैंने आपको इधर पढ़ा दिया होगा, ये वाला ये रहा। समतुल्यता वाला थोड़ा रिपीटेड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? समतुल्यता, ये विश्वसनीयता की विधि। अब देखो ये थोड़ा सा आपके लिए समझना है। समझना इसको थोड़ा सा वो वैसे तरीके से करना है जैसे मैं करता हूं। मान लीजिए एक ऑप्शन हमें पता है। अगर एक ऑप्शन हमें पता है तो ठीक है। मान लीजिए अगर बात करते हैं टैगोर की, टैगोर पूर्ण रूप से कौन है? प्रकृतिवाद है। ये कौन है? प्रकृतिवाद है। अब देखो इसमें क्या क्या, सभी प्रकार की पुस्तकों से बालक अधिक महत्वपूर्ण। और प्रकृतिवाद किसकी बात करता है? प्रकृतिवाद किसकी? बाल केंद्र शिक्षा की। तो पहले का तीसरा हमारा किस में मिल रहा है? पहले का तीसरा एक तो बी में मिल रहा है, एक सी में मिल रहा है। तो हमने ए वाला काट दिया और डी वाला काट दिया। अब उसके बाद मान लीजिए बौद्ध दर्शन जो होता है वो कर्म के सिद्धांत की बात करता है। किसकी बात करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं, मैंने आपको कहां पर बताया है? अगर मैं आपको बताऊं कि बौद्ध दर्शन किसकी बात करता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने लिखा भी है कि बौद्ध दर्शन किसकी बात कर रहा है। देख, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि बौद्ध दर्शन कहां पर है, कर्म की बात करता है। ये लिखा भी होगा यहाँ पर, पूरा मैंने आपको समझाया भी होगा कि बौद्ध दर्शन जो होता है हमेशा, देखो ये लिखा हुआ कर्म प्रधान शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है। जब हम इधर आते हैं, तो अभी हमें समझना है कि बौद्ध दर्शन है डी का दूसरा किस्म है। तो डी का दूसरा किस्म है इस वाले में, तो हमारा हो गया राइट आंसर। हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये समझ लीजिए हमारा
दूसरा राइट आंसर मिल गया ना, दो से मिल गया, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। विवेकानंद योग शिक्षा के माध्यम से बात कर रहा, दूसरे चौथा, तीसरे का पहला। महात्मा गांधी ने व्यक्तित्व का सामंजस्य की बात की है, और डी का दूसरा राइट आंसर हमारा मिल गया। दूसरा आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझने किस तरीके से आपको बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि ये जो योग के माध्यम से शिक्षा दी है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अरविंद घोष होने चाहिए। कौन होने चाहिए थे? क्योंकि अरविंद घोष ने योग के माध्यम से शिक्षा की बात की है, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब जब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे ठीक मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक और आ गया हमारा, एक और मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी समझिए। मान लीजिए मैं आपसे ये वाली बात है, टॉरन्स सृजनात्मकता से संबंध है। टॉरन किससे संबंध है? सृजनात्मकता से संबंध है। अब मान लीजिए डी का दूसरा किस में? डी का दूसरा इन दोनों में, यानी इन वाले को हम हटा दे, इस वाले को हम हटा दे, पहला दूसरा मैंने हटा दिया। अब मान लीजिए स्पीयर मैंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्पीयर मैंने दो कारक का सिद्धांत दिया था। दूसरे का पहला कौन सा है? दूसरे का पहला इसमें देखो ये मिल गया, हो गया राइट आंसर हमारा डी सर। दो से ही आराम से मिलेगा। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको पता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये रोसेक की बात आप कर रहे हैं, रोसेक जो है ना, ये वो पढ़ रहा है रोर्सा-शाही धब्बा परीक्षण, जो किसके अंतर्गत आता? प्रक्षेपण विधि के। प्रक्षेपण विधि कौन कौन सी है? तो आपको पता है, एक आईबीटी पढ़ाई थी मैंने, एक आपको मैंने टीएटी पढ़ाई थी, एक आपको मैंने सीएटी पढ़ाई थी, एक मैंने आपको डब्ल्यूएटी पढ़ाई थी, एक मैंने आपको एससीटी पढ़ाई थी, एक मैंने आपको एसएटी पढ़ाई थी। ये सब इसके अंतर्गत है। रोर्सा-शाही धब्बा परीक्षण, प्रासंग के अंतर्भूत परीक्षण, बालकों का अंतर्भूत परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमें एक ऑप्शन से ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये कह रहा है कि निम्न अनुसंधान के निम्न सोपानों का चयन कीजिए। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि सोपान का एक क्वेश्चन आपको हर हमेशा मिलेगा। तो मान लीजिए अगर मैं सोपान की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मैं सोपान की बात करता हूं। तो अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि अगर हम प्रथम सोपान की बात करते हैं, पहले सोपान की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए पहला सोपान अगर मुझे याद है पहला, तो आपको पता है कि पहला जो आता वो आता हमारा समस्या का चयन। अब समस्या का चयन इसमें कौन सा है पहला? तो मान लीजिए पहला जो हमारा वो समस्या का चयन तीसरे नंबर पे। अब इसमें देखिए तीसरा पहले नंबर पर किस किस में? तो इसमें हमारा तीसरा नंबर नहीं है, तो हम इसको काट देते हैं। अब आप लास्ट वाला देखिए, पहले लास्ट वाला देखिए, पहला और लास्ट वाला जो देखिए, पहला लास्ट वाला कौन सा हो सकता है हमारा? तो अगर इसमें तीसरा लास्ट वाला छठवां दे रहा है, और इसमें पांचवा दे रहा है, और इसमें चौथा दे रहा है, चौथा कौन सा? विधि और प्रक्रिया, जबकि चौथा तो इसमें पहला आता ही नहीं, लास्ट वाला। मान लीजिए पहला वाला और लास्ट वाला अगर दोनों मिल जाए तो बीच में कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ये कह रहा है परिणामों की रिपोर्ट लास्ट में लिखी जाती है, विवेचन किया जाता है, कैसा रिपोर्ट लिखी जाती है, तो इसमें लास्ट वाला ये वाला है, हो गया हमारा पहला राइट आंसर। अगर हमें पहला वाला और लास्ट वाला ढंग से याद है तो बीच में हमें देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अब मान लीजिए मैंने आपको पहला समस्या का चयन बताया, पहला कौन सा बताया? समस्या का चयन। दूसरा मैंने आपको बताया परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद आता शोध की रूपरेखा। उसके बाद क्या आएगा? शोध की रूपरेखा। उसके बाद क्या आएगा? आंकड़ों का संकलन। उसके बाद क्या आएगा? आंकड़ों का विश्लेषण। उसके बाद क्या आएगा? निष्कर्ष। और उसके बाद क्या आएगा? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का एक तरह से हम रिपोर्ट लिखना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपोर्ट लिखना। पहला और लास्ट वाला हमारा उसमें राइट आंसर तो मिल गया। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। क्लियर बात है? आगे चलते, ये यहां से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो कौन सा नमूना चयन तकनीकी विषम जातीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मैंने ये वाला जब आपको एप्लीकेशन पर क्लास पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको शब्द भी लिखे थे
मैंने शब्द कौन कौन से लिखे थे, अगर आपको न पता हो तो मैं बता दे रहा हूं। मैंने एक लिखा था विषम जातीय, एक लिखा था विजातीय। अगर ये दोनों शब्द आपको दिखाई दे जाएं तो आपको क्रमबद्ध या स्तरीकृत, क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्याय दर्श की बात करते हैं। क्रमबद्ध, और यहां पर कौन सा शब्द हमें दिखाई देगा, विषम जातीय, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें डाटा आसानी से मिल जाए, जिसमें डाटा आसानी से मिल जाए। वो हमारा कौन सा कहलाता, कोटा कहलाता। और ये जो कोटा आकाश सदृश, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों किसके अंतर्गत आते, तो आपको पता असंभाव्य न्याय दर्श के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये वाला जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता है संभाव्य न्याय दर्श के अंतर्गत। और मैं आपको एक और चीज यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि एक तो आपको ये वाला, और अगर कहीं पर आपको ये वाली बात आ जाए कि एन बटे एन वा व्यक्ति, अगर ये फॉर्मूला आता है तो आपको कौन सा न्याय दर्श की बात करनी है, तो आपको क्रमिक न्याय दर्श की बात करनी है। किस न्याय दर्श की बात करनी है, तो आपको बता देना क्रमिक न्याय दर्श की बात करनी है। समझ में आ रहा, आगे चलते हैं। प्याजे की अवस्थाओं की बात हो रही है, जब भी मैंने आपको बताया था तो इसकी ट्रिक भी बताई थी। प्याजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरता है, उनका सही क्रम बताइए। अगर मैं आपको इसकी प्याजे की ट्रिक बताऊं तो इन्होंने एस पी एम ए की बात की थी, संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। संवेदीगामक इसमें है नहीं, पहला वाला काट दिया मैंने। संवेदीगामक पूर्व, यानी तर्क को मूर्त बोलते हैं, इसमें औपचारिक है, इसको करे संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक। तर्क का दूसरा नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक, और औपचारिक है अमूर्त संक्रियात्मक। ट्रिक याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया भी था, कभी कभी इसके उस तरीके से भी पूछ सकता है कि दूसरी या तीसरी अवस्था कौन सी है। और प्याजे की जब भी बात करेगा तो एक आपको स्कीमा पढ़ लेना है, क्या पढ़ लेना, स्कीमा पढ़ लेना है, ठीक है। स्कीमा किसे कहते हैं, प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अवस्थाएं कितनी बताई, तो आपको पता 4 अवस्थाएं बताई जो इनका सही क्रम आपसे पूछा। आगे चलते हैं। देखो फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन को आप समझना एक तरीके से कर सकते, किस तरीके से कर सकते। मान लीजिए अगर मैं मिलान की बात करता हूं, मुझे पता बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तीसरे का दूसरा किसमें, तीसरे का दूसरा एक तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये दो हमने काट दिए, ठीक है। अब ये पता है कि कार्टिलेवन ने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, कार्टिलेवन। दूसरे का पहला कौन से में, दूसरे का पहला इसमें भी और इसमें भी, दूसरे का पहला किसमें, इसमें। हो गया लो राइट आंसर हमारा, हो गया। पहले का कौन सा, रोजन ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्व का सिद्धांत दिया है। कार्टिलेवन ने कार्य क्षेत्र, बंडूरा का, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जबकि इसके जनक कौन है, तो आपको पता सिगमंड फ्रायड है। हो गया ना, हो गया एक तरीके से। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 स्टेज बताई थी इन्होंने। कौन कौन सी 3 स्टेज बताई थी, थोड़ा समझिए, इंग्लिश में याद रखनी है। एक बताई थी इनेटिव, एक बताई थी आइकॉनिक, और एक बताई सिंबॉलिक, ठीक है। समझने समझ क्षेत्र के सिद्धांत में एक आपको पता है जीवन धारा, लेवन ने बताया था, जीवन धारा को आपको पढ़ लेना है, कई बार पूछा गया। एक सदिश राशि शब्द का भी प्रयोग करता है, सदिश राशि का मतलब होता है
जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास और दूर ले जाती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने? सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें उन्होंने किस किस का निर्माण किया था? एड का निर्माण किया था, ईगो का निर्माण किया था, सुपर ईगो का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया? सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक से है, ये प्रीवियस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखो, पावलोव भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पावलोव ने के कुत्ते की लार में ग्रंथियों से संबंधित एक जो प्रयोग किया उसमें CS क्या था? एक था भोजन का स्वाद, भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, घंटे की आवाज या घंटे की आवाज के प्रति लार बहना। अब पावलोव के सिद्धांत में 4 तत्व थे। कौन कौन से थे? देखो, पावलोव का क्रम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, पूछ भी ले तो। पहला UCS, UCR, CS, CR, ये पावलोव का सही क्रम है। अब इसमें UCS क्या माना है तो आपको बता देना है, भोजन को माना है। UCR की बात करें तो आपको बता देना, भोजन देखकर लार आना। अगर आपसे पूछे CS किसको माना है तो आपको बता देना, घंटे की आवाज। और अगर आपसे पूछे CR क्या है तो आपको बता देना, घंटे की आवाज सुनकर लार आना। बात किसकी कर रहा है? CS की। CS का घंटे की आवाज, घंटे की आवाज कहां है? हो गया। और एक और बात समझिए ना, पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी पूछा गया है। पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आपको क्या बता देना कब मिला है तो आपको बता देना 1904 में। पावलोव के सिद्धांत की बात करें तो आपको बता देना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको उन्होंने क्या माना है तो आपको बता देना, CR माना है। इसको क्या माना है? CS। इसको क्या माना? UCR। और इसको क्या माना? UCS। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स, जो यहां से पूछा गया। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। देखो, फिर आगे वही वाला निर्देशन पर मिलान करने वाला। समझना, मिलान करने की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए पहला दिया है A और B, सूची A और B की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य है, मान लीजिए एक किसी महिला क्लब के सदस्य की बात कर, अपराधी की बात कर, बूढ़े बीमार व्यक्ति की। अगर हम बूढ़े बीमार व्यक्ति को कैसा निर्देशन देंगे? स्वास्थ्य से संबंधित। तीसरे का चौथा किसमें? लो, तीसरे का चौथा ये मिल गया, हमारा हो गया पहला राइट आंसर। हो गया, जरूरत ही ना पड़ी हमें कुछ करने की। अब मान लीजिए कॉलेज के विद्यार्थी को कौन सा निर्देशन देंगे हम? कौन सा निर्देशन दे रहा, मतलब डी का कौन सा दे रहा? पहला व्यवसायिक निर्देशन देंगे। अपराधी को कौन सा देंगे? दूसरे को कौन सा देंगे? अपराधी को नैतिक दर्शन देंगे, बिल्कुल व्यवसायिक निर्देशन। और किसी महिला के किसको कौन सा देंगे? तो आपको पता, अवकाश का। हमें सबका नहीं पता, हमें सिर्फ एक का पता है। हमें सिर्फ एक का पता है कि जो बूढ़े बीमार व्यक्ति, हमें उसको स्वस्थ रहने की बात करती है। और इसमें तीसरे का चौथा सिर्फ पहले वाले में और किसी में, हमारा राइट आंसर पहला हो गया। यानी पहले का उसने बोला है महिला क्लब के सदस्य की बात, ये वाली बात बोली है। दूसरे की कौन सी वाली? नैतिक की बात बोली है। और उसके बाद चौथे की जो बात बोली है, एक ही राइट आंसर से हो गया। ओके। और अगर आपसे ये पूछे व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किसने किया तो आपको बता देना, फ्रैंक पार्सन्स ने। उन्नीस सौ आठ ईस्वी में। ठीक है, समझने तो आपको एक ही क्वेश्चन से मिलेगा, आपको दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें पता बूढ़े जो बीमार व्यक्ति, उनको हमें स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए बात करनी, एक सही हो गया, बात ही ना पड़ी दूसरी। आगे चलते हैं। ज्ञान मीमांसा, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ये ज्ञान मीमांसा। देखो, ज्ञान मीमांसा का अर्थ किससे होता है? पहला, स्टेम सेलेशन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, मूल्य की प्रकृति का अध्ययन,
संसार की प्रकृति का अध्ययन। अगर मैं आपको ये वाली बात बताऊं कि मैंने जो आपको मीमांसा पढ़ाई थी वो कहाँ पर पढ़ाई थी, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम मीमांसा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम मीमांसा की बात करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराना सिखा रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप करने लग गए ना तो दिक्कत ही ना बनेगी आपका पेपर करने की, आपको दिक्कत ही ना बनेगी। देखो ये रहा ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित की बात की है, किसकी बात की है, ज्ञान से संबंधित की बात की है। किसकी बात, देखो ये रहा हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि मूल्य मीमांसा में या मूल्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए कौन सा होता है, तो आपको बता देना मूल्य मीमांसा। अगर आपसे ये वाली बात हो संसार की प्रकृति का अध्ययन करना है, तो आपको क्या बता देना, तत्व मीमांसा। और ये वाला कौन सा है हमारा, तो आपको इसकी तो हम बात ही कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा की। जब आप 2012 का पेपर उठाकर देखेंगे ना तो इंग्लिश में भी पूछा गया 2012 में। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको बताना एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। अगर तत्व मीमांसा की बात करें तो आपको पता है मेटाफिजिक्स बोला जाता है। अगर मूल्य मीमांसा की बात करें तो इसको एक्सोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सोलॉजी बोला जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्सियस और लॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना मेटा और फिजिक्स। ये दो शब्दों से मिलकर एपिस्टम और लॉजी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना। अगर इनकी बात करें तो इसने क्या किया, शिक्षण पाठ्यक्रम बनाया है। क्या बनाया है, शिक्षण पाठ्यक्रम। अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या बनाया, तो आपको बता देना शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या निर्धारित किया, शिक्षण विधि निर्धारित की। क्या निर्धारित किया, शिक्षण विधि। तो आपको समझना है कि वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो फिर आगे, अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है। जब मैंने आपको मापन मूल्यांकन पढ़ाया तो यहां से क्वेश्चन ये कई बार पुटअप हुआ है। इन जो मापन के 4 स्तर मैंने आपको पढ़ाया तो उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए पहला दिया उसने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करी। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो हमारा नामित स्तर है उसमें आवृत्ति वितरण, मान लीजिए मैं एक की बता दे रहा हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नामित स्तर की बात कर रहे हैं, अगर आपको एक की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो आता हमारा आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण है इसमें। एक आता है काय वर्ग परीक्षण और एक हमारा जो आता है वो आता है हमारा बहुलांक। अब मान लीजिए नामित स्तर में काय वर्ग ये आवृत्ति वितरण पहले का दूसरा किस किस में, पहले का दूसरा देखो इसमें हो गया। मुझे सिर्फ नामित स्तर का ये पता है कि नामित स्तर के अंदर आवृत्ति वितरण काय वर्ग परीक्षण और बहुलांक का प्रयोग किया जाता है। और नामित नाम मात्रा इसके लिए नामत मात्र पहला कौन सा, पहले कौन सा, दूसरा है। पहले का दूसरा ना इसमें ना इसमें ना इसमें, पहला हो गया। मैं क्यों इस पर टाइम वेस्ट करूं। अब मान लीजिए दूसरे का तीसरा दे रहा है, वो क्रम सूची मापने में कौन सा, दूसरे का तीसरा दे रहा है, तीसरे का चौथा दे रहा है, और अनुपात मापने में ज्यामिति का प्रयोग कर रहा है। जबकि मुझे पहले में ही राइट आंसर मिल गया था, जबकि मुझे पहले में ही राइट आंसर मिल गया तो मैं बाकी को क्यों पढ़ने लगा। ये समय बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक तरीके से समझने होते हैं। समझिए ना किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, किस तरीके से पेपर को हैंडल किया जा रहा है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। इस तरीके से आपको हैंडल करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, याद होगा पूरा पेपर, एक बार में पेपर पास होगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। वेदांत मत के समर्थक कौन है, समझना।
वेदांत मत के समर्थक कौन है? पहला कौन सा? उसने धर्म, अधर्म और मोक्ष, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कंटकवादी और अशास्त्रीय। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए अगर मैं आपको ये वाली बात समझूं कि मान लीजिए जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? वेदांत दर्शन की बात। तो देखो वेदांत दर्शन में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूंगा, उसके साथ में मैं आपसे बोलूंगा कि भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है हमारा आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक। ये भी आपको याद कर लेने। ऐसे उसने ये वाली बात पूछी तो कौन कौन से आएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं हमारा जो होगा वो राइट आंसर कौन सा होगा, वो ये वाला हो, बी वाला। क्योंकि इसमें तो एक तो आता है देखो अद्वैतवाद, एक आता है द्वैतवाद, एक आता है द्वैताद्वैतवाद, एक आता है शुद्धाद्वैतवाद, और एक आता है विशिष्टाद्वैतवाद। समझ रहे? अब इनके जनक को अगर मैं बताना चाहूं तो मान लीजिए इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना शंकराचार्य है। इसके जो जनक कौन है तो आपको बता दें रामानुजाचार्य है। इसके जनक कौन, सॉरी, इसके जनक है शंकराचार्य। इसके जनक कौन है? वल्लभाचार्य है। इसके जनक कौन है? माधवाचार्य है। और इसके जनक कौन है तो आपको बता दें निम्बकाचार्य। और ये इसी की तो बात कर रहा है वेदांत दर्शन की। और अगर इसके जनक की बात करें तो आपको बता देना महर्षि बादरायण। और इसका सूत्र कौन सा है तो मैंने आपको बताया था ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या की बात कर रहा है, समझ रहे ना? एक क्वेश्चन वो किस तरीके से, वो यहां से क्वेश्चन पूछा जो इसके मत है। भारतीय दर्शन की बात करें तो आस्तिक और नास्तिक बताना। समझ रहे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझिए। निम्नलिखित में से लड़कों और लड़कियों के गणित परक उपलब्धि में विभेदों की जांच करने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है? देखो जब मैंने आपको मापन और मूल्यांकन परीक्षण पढ़ाए थे तो मैंने आपको चीख चीख के बताया था और कॉन्सेप्ट विद पढ़ाया था कि किस परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। पहला कौन सा दिया? सह संबंधात्मक परीक्षण। दूसरा टी परीक्षण, काई स्क्वायर परीक्षण, प्रसरण, इसको हम अनोवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनोवा भी बोलते हैं, या एफ परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ परीक्षण भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां पर टी परीक्षण की बात होगी तो दो मध्यमानों के बीच, किसके बीच? दो मध्यमानों के बीच। दो मध्यमानों के बीच की बात करने के लिए, और यहां पर दो ही तो लड़के और लड़कियों की। अगर दो से अधिक मध्यमानों की बात करता है, दो से अधिक मध्यमानों की बात करता है तो एफ परीक्षण की बात हो, जहां पर लड़का लड़की और किसी और का नाम दे दे। दो से अधिक का मतलब अगर वो तीन मध्यमान भी दे रहा है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पुट पूरा समझ रहे ना, ये आपको समझ घुमा के पूछो। और ये वाली बात मैं आपको बता रहा था। काई वर्ग परीक्षण के जनक की बात करें तो आपको बता देना कार्ल पियर्सन है।
टी परीक्षण के जनक की बात करें तो आपको मैककाल बता देना है। एफ परीक्षण के जनक की बात करें, प्रसरण विश्लेषण परीक्षण की बात करें तो आपको कौन बताना है? जॉर्ज फिशर या स्नेकेडोर। समझ रहे हैं? और परीक्षण हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये वाली बात ही पता होनी चाहिए। परीक्षण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं? 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं जो टेस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। एक होता प्राचलिक और एक होता अप्राचलिक। समझना है। आगे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला मैंने कल पढ़ाया आपको, कल पढ़ा के गया हूं एप्लीकेशन पर। कल क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछे, देखो। एक अनुसंधान करता आधुनिकीकरण के संबंध में किशोरों के दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है जानना। एक और नाम हो सकता है व्यवहार, और व्यवहार का दूसरा नाम मैंने कल ही पढ़ाया था अभिवृत्ति। क्या पढ़ाया था? अभिवृत्ति को जानना चाहता है तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करेगा? मान लीजिए पहला उसने दिया प्रक्षेपी विधि, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा लिकर्ट और समाज में थी। साक्षात्कार की बात करें तो आपको बता देना गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए। प्रक्षेपी विधि की बात करें तो आपको बता देना अचेतन विचारों को जानने के लिए, अचेतन मन। अचेतन मन के विचारों को जानने के लिए। जहां पर समाज की बात करता है। और लिकर्ट विधि जो होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो आपको बता देना अभिवृत्ति के जानने के लिए। और लिकर्ट विधि के जनक कौन है, तो आपको पता लिकर्ट विधि जो वो है, उन्होंने योग निर्धारण विधि दी थी। और योग निर्धारण विधि जो होती है किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति जानने के लिए की जाती है, जिसके जनक कौन है? लिकर्ट। एक आपको पढ़ाई थी क्रमबद्ध अध्ययन विधि, जिसके जनक कौन है? सफीर हैं। एक आपको पढ़ाई थी स्केलोग्राम विधि, जिसके जनक कौन है? गटमैन है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, समझ लेना आप। आगे चलते हैं। विसर्जन माप की बात कर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब उस टाइम बताया था। विसर्जन भिन्न की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्न में से विसर्जन माप के रूप में कौन सा सही नहीं है? विसर्जन मतलब विचलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉरी, विचलन की बात कर रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था कि विचलन की जो माप होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आप समझना। जब हम विचलन की माप की बात करें तो एक मैंने आपको पढ़ाया था रेंज यानी प्रसार, एक मैंने आपको पढ़ाया था चतुर्थांश विचलन। इसको क्रम से पढ़ लीजिए। एक मैंने आपको पढ़ाया था मध्यमान विचलन। एक मैंने आपको पढ़ाया था चतुर्थांश विचलन। एक मैंने आपको पढ़ाया था मानक या प्रामाणिक विचलन। अब इसमें से देखो चतुर्थांश विचलन भी है, मानक विचलन है, परास भी, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लो, क्रम से लिखे, ये क्रम से है। सबसे विश्वसनीय माप इसको बोला जाता है। या स्थिर माप।
किसको बोला जाता है? इसको बोला है। इसको क्या बोलते हैं? परास या प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूडी, सॉरी, इसको बोलते हैं एमडी, इसको बोलते हैं क्यूडी, और इसको बोलते हैं एसडी। ये वाली बात पूछ रहा है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है? ये देखो मैंने अभी बताया था। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है? पहला विद्यारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा पवज्जा और उपसंपदा। उपसंपदा संस्कार की बात देखो मैंने आपको पढ़ाया कहां पर है, ये बता दे रहा हूं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में से कई के क्वेश्चन इस वजह से बताता चल रहा हूं कि अगर आपकी बात यहां पर से देखो, अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन पे तो पहला कौन सा हमारा पवज्जा है और दूसरा कौन सा हमारा उपसंपदा संस्कार। और प्रारंभ की बात कर रहा है, हमारी किसकी बात कर रहा है? प्रारंभ की बात कर रहा है। हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रारंभ की बात कर रहे हैं। ये रहा। बौद्ध धर्म में प्रारंभ करने का कौन सा संस्कार है? पवज्जा है। कौन सा है? पवज्जा। जबकि उपनयन जो होता है वो किस काल में होता है? तो आपको बता देना वैदिक काल में होता है। एक होता है उपनयन और एक होता है समापवर्तन। उपसंपदा बाद में होता है। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ करने का समय हमारा कौन सा? पवज्जा है। और अगर आपसे ये पूछे यहां पर प्रवेश की आयु, तो आपको क्या बताना? 8 वर्ष। और यहां पर भी प्रवेश की आयु की बात करें तो यहां पर भी आपको 8 वर्ष बताना। आगे चलो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया, 2022 2023 में पूछा गया। डाइट समझनी, डाइट की स्थापना में से किसकी अनुशंसा के परिणाम स्वरूप की गई? यानी डाइट की जो स्थापना की गई थी, आपको ये वाली बात पता है कि जो हमारा डाइट की जो स्थापना की गई है ये कब की गई? तो आपको पता है 1987 में की गई थी। जब 1987 में की गई तो उससे पहले अनुशंसा दी गई होगी। तो पहला कौन सा दिया गया? तो आपको बता देना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा शिक्षा आयोग, तीसरा शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा 1986। जब इसकी स्थापना 1987 में हुई तो इसकी स्थापना कब मानी जा सकती है? 1987 में इसकी स्थापना, इसका परिणाम स्वरूप है। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें तो आपको यह बता देना उन्होंने एक तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की, दूसरा इन्होंने आवासीय विद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो आपको बता देना आवासीय विद्यालय। और इस वाले आयोग को आपको पता राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। जो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। ठीक है। शिक्षा आयोग को किस और नाम से जानते हैं? तो आपको पता कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। किस और नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग की आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली आपको 10+2+3 और दूसरा त्रिभाषा सूत्र। इसके जो जनक थे वो कौन थे? तो आपको बता देना राजीव गांधी थे। और अगर वो आपसे ये वाली बात बोलते हैं कि इसके जनक कौन थे तो आपको बता देना इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। डाइट की स्थापना 1986 में राजीव गांधी के अध्यक्षता में की, जो प्रत्येक जिले में यहां पर स्थापित किया। आगे चलते। निम्नलिखित में से देखो ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन से पूछा गया। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार सबसे पुराने से नए के कालक्रम के अनुसार विकसित कीजिए। अब उन्होंने आयोग को क्रम में लगवाने के लिए पूछा। देखो माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पता 1952 और 53 में आया था।
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करते तो ये हमारा कब आया, 2006 से लेकर 2009 के बीच में आया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करते तो ये हमारा कब आया था, तो आपको बोला 1948 और 49 में आया था। जस्टिस वर्मा समिति कब आई थी, तो आपको बताया 2012 में आई थी। अब इनको हमें क्रम से लगाना है। क्रम से लगाने के लिए सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, डी आएगा, यानी डी की बात कर लेते हैं। हाँ, डी आएगा पहला, हमारा कौन सा आएगा, डी आएगा। फिर उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद हमारा सी आएगा, और फिर उसके बाद हमारा, अच्छा एक शिक्षा आयोग भी रह गया। ये कौन सा रह गया, शिक्षा आयोग। ये हमारा 1964 और 66 में आया था, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं। देखो जो यहाँ पर अभी पूछा गया, ये रहा शिक्षा आयोग 1964 और 66, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो गया। मान लीजिए सबसे पहले हमारा कौन सा, डी है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा, डी के बाद कौन सा हमारा ए है, फिर उसके बाद कौन सा हमारा बी है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा सी है, फिर उसके बाद कौन सा हमारा ई है। देखो डी ए बी सी, डी ए बी सी, देखो डी ए बी सी, डी ए देखो डी हमारा कौन सा। और मैंने आपको जितने भी कमीशन पढ़ाए थे वो मैंने आपको कमीशन 1948 से लेकर 2020 और 1835 से लेकर 1947 तक 2 कमीशन पढ़ाए, और देखो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं। एनसीटी की स्थापना किसके उद्देश्य के लिए की, एनसीटी की स्थापना की बात किसके उद्देश्य से, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, भारतीयों के शिक्षकों को संगठित करना, अध्यापक शिक्षा के अनुसंधान पर अधिक बल देना, अध्यापक शिक्षा पद्धति का विकास। अगर हम एनसीटी की बात करते हैं, स्थापना इसकी 1973 में हुई थी, और इसको जो दर्जा मिला था वो आपको 1995 में मिला था। फुल फॉर्म की बात कर लें, नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन की बात करें तो अध्यापक शिक्षा पद्धति के विकास के लिए इसका प्रयोग किया। क्लियर बात है। स्थापना की बात करें 1973, और दर्जा इसको कब मिला, 1995 में मिला। ये वाला थोड़ा सा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्रावधान को नहीं मानता है। वैदिक, वैदिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ाई थी। वैदिक कालीन समझना, घुमा के पूछा, वैदिक काल की बात कर रहा था, और वैदिक काल के जनक कौन थे, वेद थे। उसने ये वाली बात बोली, कौन सा दर्शन वेद में आस्था नहीं रखता, क्योंकि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। एक था आस्तिक दर्शन, कौन सा था, आस्तिक दर्शन, और एक था हमारा नास्तिक दर्शन, कौन सा था, नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं, उसमें 3 आते थे, कौन कौन से, एक आता था बौद्ध, एक आता था जैन, और एक आता था चारवाक। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता, तो एक आता था सांख्य, एक योग, एक न्याय, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा। अब उसने कौन सा वेद को नहीं मानता है, देखो सांख्य दर्शन इसके अंतर्गत, न्याय, चावार्क यानी वैशेषिक हमारा ये वाला है, क्योंकि ये तीनों में से ये कभी भी वेदों में आस्था नहीं रखते थे, वेदों को आस्था नहीं। यस भैया, यस भैया, ये हमारा आज का सेशन था। क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने आपको ये वाली बात और फिर दोबारा से मैं आपको रिपीटेड करूंगा कि मान लीजिए अगर हमारा जो पेपर है 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे प्रश्न, 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से कम 40 प्रश्न जो है वो फैक्चुअल पूछे जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आज आपको करा, और 40 के 40 गलत नहीं होने चाहिए।
ऐसे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।